यहाँ से स्टार्ट करेंगे 20 टॉपिक यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर 20 करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज देखेंगे इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हम लोग जुलाई अगस्त का है करंट वो कर रहे हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त से लेकर पूरा दिसंबर तक पूरी करेंगे इसी 20 एमसीक्यूज के साथ, और यहाँ से उससे पहले फिर हम लोग उठाएंगे ये खत्म होने के बाद जून से लेकर पूरा फरवरी तक की। ठीक है, ऐसे करके 20-20 क्वेश्चन के यहाँ पर पूरा एक अच्छा टारगेट, पूरा एक चीज़ को टॉपिक कैसे निकाल करके क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो हर टाइप से आपके यहाँ पर क्वेश्चन कवर होते जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग ने क्या किया था कि करीब 20-20 क्वेश्चन यहाँ से पूरा 1 साल का कवर करेंगे। ठीक है, और काफ़ी कम टाइम में, राइट। और जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर अभी पीटीसी 65 पढ़ते हैं, है ना, मैगजीन जो विजन निकालता है, तो वहाँ से भी आपकी काफ़ी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, राइट। पीटीसी 65 हम लोगों ने एमसीक्यूज भी करे हैं, है ना, वो भी कवर होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके यहाँ से जितने हैं पूरे मंथ वाइज कवर हो रही है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, चीज़ें आप सब यहाँ से कवर करते जा रहे हो, कोई भी छूट नहीं रही न्यूज़। ठीक है, जैसे कि देखो एक चीज़ आप और फॉलो किया करो, इसके साथ साथ जो डेली टारगेट हम लोग करते हैं ना सुबह, उसको जरूर फॉलो करो, क्योंकि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स आप दे रहे हो तो बहुत हेल्प मिलेगी उसको करने से। मैं फिर से आपको बोलूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। कुछ आपको पैसे, आपको चार्जेस कुछ नहीं देना है, बस आपको पढ़ना है, टॉपिक उठाना है, टेलीग्राम से टॉपिक डाउनलोड करना है और पढ़ना है। यूट्यूब पर मैं उसको समझा भी देता हूँ कैसे कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, और उसमें यहाँ पर 9 से 10 एमसीक्यूज भी डेली देता हूँ मैं, वहाँ से भी एमसीक्यूज करो, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो भी, क्योंकि यहाँ पर पीआईबी के एमसीक्यूज होते हैं पूरे वो, है ना। तो कोई चीज़ यहाँ पर छोड़नी नहीं है आपको करंट में, जितनी करते जा रहे हो उतना अच्छे से कवर करो। ठीक है, एक बात याद रखना, क्वेश्चन 100 ही यूपीएससी पूछता है, ज़्यादा भागना नहीं इधर से उधर, चीज़ें जितना पढ़ रहे हो उसको बस रिविजन करते रहो आप अच्छे से, राइट। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन बोला है, भारत में सोयाबीन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सोयाबीन का कम तापमान और सीमित वर्षा की आवश्यकता वाली रबी की फसल है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सोयाबीन मुख्य रूप से एक खरीफ की फसल है, न कि रबी की। इसे बोने के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है, ये मानसून बारिश पर निर्भर करती है। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, भारत ब्राज़ील के बाद दुनिया में दूसरा सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि भारत जो है दुनिया में सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, और ये वैश्विक स्तर पर ब्राज़ील, अमेरिका, अर्जेंटीना शीर्ष उत्पादक इसके देश होंगे, और भारत का स्थान आमतौर पर 5वां या 6ठे के रूप में देखा जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, सोयाबीन भारत के तिलहन उत्पादन में 5वें हिस्से से अधिक का योगदान देता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि भारत के कुल तिलहन उत्पादन में सोयाबीन का योगदान काफ़ी बड़ा है। यह मूंगफली और सरसों के साथ मिलकर भारत में जो खाद्य तेल है उसके क्षेत्र में एक रीढ़ की हड्डी बना हुआ है ना, रीढ़ बना हुआ, मतलब यहाँ से आधे हिस्सा ये कवर कर रहा है, थोड़ा हिस्सा ये कवर कर रहा है, तो ऐसे कर करके काफ़ी मजबूती है यहाँ पर, है ना। तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो केवल 3 सी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, एक बात देखो ध्यान रखना है, आप यहाँ पर जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप बताते चलो करो, भले ही 2 क्वेश्चन क्यों ना सही हो रहे हो, 20 में अगर 2 भी सही हो रहे कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बताओ क्वेश्चन कितने करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे लगेगा आपको कि हाँ कितने क्वेश्चन हम लोग एक तरह से टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं 20-20 क्वेश्चन का, है ना। तो वो फील आएगी कि हाँ चलो हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कितने हमारे सही हुए। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से, सीसा और इसके स्वास्थ्य प्रभाव पर निम्नलिखित पर विचार करना है। सीसा और इसके स्वास्थ्य प्रभाव पर निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, सीसा कम विद्युत चालकता वाली एक नरम आघातवर्धनी है और तन्य भारी धातु होती है। सेकंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सीसा जो कि पीबी, इसके यहाँ पर केमिकल मतलब जो हमारा साइंस का फॉर्म है उसमें बोलते हैं, एक भारी धातु है, ये काफ़ी नरम, ठीक है, और चाकू से भी काटी जा सकती है। सही बात है, और इसके यहाँ पर विद्युत चालकता काफ़ी कम होती है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग एक्सरे, सुरक्षा और बैटरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, सही बात है। और अभी हम लोग जैसे कि कुछ टाइम पहले अभी हम लोगों ने सुना था कि जो मैगी खाते हैं ना, उसमें भी जो शीशे के यहाँ पर मिले थे ना, तो इस वजह से काफ़ी टाइम मैगी बैन भी रही थी, राइट। तो वो सब भी आप समझ सकते हो इसमें। पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लेड पेंट यूएनईपी और WHO की एक संयुक्त पहल होगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। ठीक है, तीसरा, इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर दुनिया भर में शीशा मुक्त पेंट खत्म करना। ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए खतरा बनते हैं। देखो ज़्यादातर जगह शीशे यूज करते हैं, अभी इसमें है। ठीक है, और खाने पीने को लेकर भी कुछ चीज़ों में ऐड कर देते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि खत्म करने के लिए। तीसरा है, शीशा के संपर्क में आने पर एनीमिया, संज्ञात्मक गिरावट, गुर्दे की क्षति और भ्रूण को नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, और आंसर क्या होगा, 1 2 3
तीनों बातें सही है। यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी, लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है कि WHO और मतलब बोलेगा कि सीसा और उसके स्वास्थ्य के प्रभाव को लेकर के यहाँ पर अभी ग्लोबल टॉलरेंस एलिमिनेटेड पॉइंट किसके तरह पर एक सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन दे देगा आपको, UNEP, WHO, UNEP है ना, ऐसे करके मिला करके 2-3 दे देगा। तो एक लाइन वन लाइनर वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन बन सकता है ये, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो कर पाओगे क्वेश्चन ये। तो चीज़ों को कवर करते रहो अच्छे से, मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन के अलावा भी। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। गोल्डन डोम इजराइल की बहु स्त्री मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि ये आपको यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहाँ पर भ्रम कर रहा है कि कौन सा, इजराइल की प्रसिद्ध प्रणाली का नाम आयरन डोम, ठीक है, आयरन डोम है ना कि गोल्डन डोम। ये बात गलत हो जाएगा, घुमा रहा है क्वेश्चन आपको, राइट। सोचोगे आयरन गोल्ड शायद होगा तो गोल्डन डोम भी होगा, है ना, तो यहाँ से गलत है ये बात। इसके अलावा यहाँ पर आयरन डोम जो छोटी और जो कम दूरी की रॉकेट के लिए, ना कि यहाँ पर ICBM इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ICBM के लिए इजराइल एरो प्रणाली का उपयोग करता है। तो पहली बात यहाँ से गलत है। ये लेजर और इंटरसेप्टर उपयोग करने के लिए संचालित होती है जो मिसाइल के उनके बढ़ावा और मध्य मार्ग पर्यवेक्षण के दौरान लक्षित करेगी। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि इजराइल वर्तमान में आयरन बीम नामक लेजर प्रणाली का काम कर रहा है, और लेकिन वर्तमान में संचालित प्रणाली जो है इसमें से आयरन डोम है ना, मुख्य रूप से इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग करती है, लेजर का नहीं करती है। दोनों गलत है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अग्नि 5 के संबंध में विचार करना है। ये एक मध्यवर्ती श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पहला, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अग्नि 5 एक ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न कि IRBM इंटरमीडिएट ICBM। वह होती है जो जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होगी। पहला गलत है। सेकेंड, इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता 5000 से 5500 किलोमीटर के बीच होती है, जो इससे पूरे एशिया में और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच प्रदान करती है। तीसरा है, यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी से लैस होगी। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में यहाँ पर भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 का परीक्षण MIRV तकनीकी के साथ किया था। MIRV होता क्या है? देखो, MIRV वो है जो इसको बोलते हैं, ये तकनीकी एक मिसाइल को कई परमाणु हथियार को ले जाने की अनुमति देती है, जो अलग अलग ठिकानों को एक साथ ही निशाना बना सकती है। इसको MIRV बोलते हैं, ठीक है। UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट यहाँ से उठा के। आंसर क्या होगा? पहला गलत था, दूसरा और तीसरा सही है, तो बी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, 5वां नंबर। क्वेश्चन 5 है, इसमें बोला भारत में प्रजनन प्रवृत्ति के संबंध में विचार करना है। कुल प्रजनन दर TFR का तात्पर्य उन बच्चों की औसत संख्या से जो एक महिला को 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच पैदा करती है। पहला, 5वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये बात करेक्ट है, क्योंकि TFR जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका माना अर्थ होता है कि एक महिला जो होती है ये अपने प्रजनन के टाइम पे 15 से 49 की जो अप्रोक्स में जो टाइम पीरियड होता है उसमें औसतन कितने बच्चों को यहाँ पर जन्म दिया। ये बात करेक्ट है, ये डेटा आपको याद रखना है। सेकेंड बात है, NHFS 5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की TFR 2.2 के है, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे होगी। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा है, प्रजनन दर आमतौर पर उत्तर भारत में अधिक और दक्षिण भारत में कम है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है भी। आंसर तीनों यहाँ से सही है, तीनों करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर TFR जैसे बिहार में 2.98, उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर अधिक है इससे, ठीक है, याद रखना है। और जबकि यहाँ पर दक्षिण राज्यों में केरल तमिलनाडु में ये प्रतिस्थापन दर से काफ़ी नीचे है, 1.7 के आसपास, 1.8 के आसपास, ठीक है, याद रखना। ये आंसर यहाँ से सभी करेक्ट है, 1, 2 और 3 डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, प्राइमरी अमीबिक एनीगोएंसेफ्लाइसिस मेनीगोएंसेफ्लाइटिस, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड देखना पड़ेगा, इसको छोटे को देख लेते हैं। हाँ, प्राइमरी अमीबिक एनीमोगोएंसेफ्लाइटिस, ठीक है, ये इंग्लिश में वर्ड है। तो ये बोल रहा है कि इसके संबंध में विचार करना है, राइट। देखो, इतने जो बड़े बड़े वर्ड आते हैं ना, इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ा करो, राइट। मैंने यहाँ पर तो इंग्लिश में नहीं दिया है, लेकिन आप जो इसको रहेगा तो इंग्लिश में, इसको लेकिन शॉर्ट फॉर्म में पाम बोलते हैं, राइट, PAM, पाम ऑयल वाला नहीं है, ठीक है, वो PALM होता है। तो यहाँ से देखो ये बोला है नगरलिया फाउलेरी,
के कारण होता है, जो गर्म, ताजे और मिट्टी में पाए जाने वाला एक मुक्त जीवक अमीबा है या जीवित अमीबा है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि इसे अक्सर मस्तिष्क खाने वाला अमीबा क्या कहता है, कहा जाता है। और निग्लेरिया फॉलेरी गर्म झीलों, नदियों और गर्म झरनों में पानी में पनपता है। पहला करेक्ट है। सेकंड यहाँ से संक्रमण तब होता है जब अमीबा नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क में ऊतकों को नष्ट कर देता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जिससे क्या होता है, शोषण और अंततः बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके यहाँ पर मृत्यु दर करीब 97% है, काफ़ी अधिक है, 97 से भी अधिक मान सकते हो। इंपॉर्टेंट है दोनों बात, क्वेश्चन यूपीएससी घुमा के पूछ सकता है कि इसकी जो मृत्यु दर है करीब 50% से कम में देखी गई है, ऐसा करके बताएगा, तो डेटा इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें सही है। तीसरा, यह आमतौर पर दूषित पानी पीने या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलेगा। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो संक्रमण दूषित और पीने से नहीं होता है और ना ही ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। ये केवल तभी खतरनाक हो सकता है जब पानी के अंदर काफ़ी गहराई तक जा सकता है तब, ठीक है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 1 और 2 बातें करेक्ट है। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, आरओ का पानी बाहर से लेके आते हैं ना, कुछ टाइम में, जैसे कि आप उसी पानी को 3 से 4 दिन रख दो, उसमें छोटे छोटे से व्हाइट फेट से कीड़े हो जाएंगे, है ना। अब देखना आप उसको, ये मैंने देखा है, वो जैसे कि 2 से 3 दिन में ही ऐसा देखने को मिलता है मुझे। कोशिश करो कि एक दिन में पानी अगर ला रहे हो तो 1 से 24 घंटे के अंदर में पानी को ख़त्म करो, ठीक है, यही कोशिश करो, ठीक है। आगे आते हैं, भले कितने का मिलता है, 10-20 रुपये का एक्स्ट्रा, चलो आपका अगर 500 रुपये पानी महीने का आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे 700 हो जाएगा, तो कम से कम 200 रुपये, ठीक है, चलेगा, लेकिन कम से कम इस चीज़ से तो बचोगे जो 90% से अधिक जो बीमारी फैल रही है इससे, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर के एरिया में रह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के पानी का जो क्वालिटी एकदम ख़राब है वहाँ, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, मार्केटर मानचित्र प्रक्षेप होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। या तो आप आरओ खुद का लगा सकते हो, आरओ भी रेंट का लगाते हैं, है ना, 400-500 रुपये लेते हैं रेंट का आरओ लगा देते हैं, तो अपना अकॉर्डिंग वहाँ से कर सकते हो उसमें, राइट। इसे 16वीं शताब्दी में मुख्य रूप से समुद्री नौवहन के लिए विकसित किया गया था। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जेराइस मार्केटर 1569 में इसे बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि नाविक एक सीधी रेखा खींचकर दिशा तय कर सकता है और जो नौवहन को क्रांतिकारी बनाता है। ये कोणों और आकृतियों को सुरक्षित रखता है, लेकिन भूमि क्षेत्रों को विकृत कर देता है और विशेष रूप से ध्रुवों की ओर। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बेलनाकार प्रक्षेप होता है, जो सिलेंड्रिकल यहाँ पर प्रोजेक्शन होता है उस वैसा होता है, और इसमें ध्रुवों की ओर जाने पर भूमि का आकार काफ़ी बड़ा हुआ दिखाई देता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो, जैसे कि एक मैप में ग्रीनलैंड अफ्रीका जितना बड़ा दिखना, ठीक है, तो जबकि यहाँ पर वास्तव में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, यह महाद्वीपों का एक समान क्षेत्र इक्वल एरिया प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिससे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के सटीक आकार मिलता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मार्केटर प्रक्षेप जो होता है ये समान क्षेत्र होता है, इक्वल एरिया होता है, इक्वल एरिया नहीं होता है, ठीक है, इक्वल एरिया नहीं होता है। समान क्षेत्र के लिए पीटर्स प्रोजेक्शन का उपयोग करते हैं। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाँ, क्वेश्चन 8 है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के संबंध में विचार करना है। भारत का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर के वुलर लेक में आयोजित किया गया था। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स होते रहते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर भारत का पहला खेलो इंडिया इस जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है श्रीनगर की डल झील में आयोजित किया गया था, ना कि वुलर झील में। ये शिकारा और काइकिंग कैनोइंग जिसे खेलों के लिए प्रसिद्ध होगा। पहला गलत है। इस कार्यक्रम का आयोजन युवक कार्यक्रम मंत्रालय, खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, 2 ही बात है, ओनली 1 गलत है और 2 करेक्ट है। तो आंसर क्या है, पूछा कि कौन सा सही है, तो केवल 2। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के बारे में विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा में होगा। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि 9वें का पहला इसलिए करेक्ट है क्योंकि IEC 1906 में स्थापित हुआ था और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। दूसरा बोला, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने वाला अग्रणी निकाय होगा। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ये दुनिया भर में बिजली के प्लग, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ये मानक के लिए तय करता है ताकि ये पूरी तरह से दुनिया को सुरक्षित और समान बना सकें। तीसरी बात है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS वाणिज्य मंत्रालय के तहत भारत का वैधानिक
राष्ट्रीय मानक निकाय होगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS जो होता है एक वैधानिक निकाय है। BIS मैंने टॉपिक आपको दिया था पढ़ने के लिए डेली टारगेट में, अगर आपने पढ़ा होगा तो, इसलिए कहता हूँ डेली टारगेट से जुड़ो, एक एक चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी पढ़ने के लिए, जो छूट रहा है आपको वो सब वहाँ पर कवर होता जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक वैधानिक निकाय तो, लेकिन यहाँ पर एक वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत काम नहीं करता है, बल्कि उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उसके तहत काम करेगा। ठीक है, तो UPSC यहाँ पर हमेशा क्या करेगा, पॉइंट को घुमा करके पूछेगा क्वेश्चन, राइट। तो 1 और 2 करेक्ट है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, ज्ञान भारतम मिशन के बारे में विचार करना है। इसे भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहले वहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में लाखों प्राचीन पांडुलिपि हैं जो यहाँ पर ताड़ के पत्तों या जाल पर लिखी हुई हैं, और संस्कृति मंत्रालय इन्हें डिजिटल रूप में सहेजने के लिए इस मिशन पर काम करती है। सेकेंड बात है, ये व्यापक वैश्विक पहुंच के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का बनाने का प्रयास करती है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इस मिशन का बड़ा उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है उसको पूरी दुनिया के लिए सुलभ बनाना, ताकि योग, आयुर्वेद और प्राचीन खगोल विज्ञान जैसे विषय यहाँ पर शोध में हो सके। दोनों बातें करेक्ट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या, तीसरा यहाँ पे नहीं है, 1 2 सिर्फ 2 करेक्ट है, दोनों आंसर स्टेटमेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के संबंध में विचार करना है। यह अभियान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है। ठीक है, पहली बात से, क्योंकि यहाँ पर यह अभियान वास्तव में 3 मंत्रालय, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और आयुष का यहाँ पर एकीकृत प्रयास होगा। इसका उद्देश्य यहाँ पर महिलाओं को स्वास्थ्य केवल बीमारी तक सीमित न होकर, बल्कि यहाँ पर एक व्यापक दृष्टिकोण इनको प्रदान किया जा सके। पहली बात सही है। यह मुख्य रूप से निवारक और संवर्धनात्मक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के बजाय उपचारात्मक रोग एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह अभियान उपचारात्मक के बजाय निवारक और यहाँ पर संवर्धनात्मक स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा। इसका मतलब होता है कि बीमारी होने के बाद इलाज करने के बजाय योग, सही पोषण, आहार और नियमित जो जांच है उसकी माध्यम से बीमारी के लिए रोकना और उसका प्रमाणिक लक्ष्य प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात करेक्ट है, दूसरा गलत है, ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायो सिग्नेचर का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन करता है। आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। देखो, जो खगोल विज्ञान है, ठीक है, खगोल विज्ञान और जीव विज्ञान में बायो सिग्नेचर वह प्रमाण है जो हमें बताता है कि किसी ग्रह या चंद्रमा पर जीवन है या कभी रहा होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मान सकते हो कि जैसे मंगल और वायुमंडल के भी जो मीथेन और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक साथ पाया जाना, तो एक यहाँ पर बायो सिग्नेचर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गैसें आमतौर पर जीवित जीवों द्वारा छोड़ी जाती हैं, और ये कोई वस्तु या जीवाश्म या फिर कोई गैस या चट्टानों से बना एक विशिष्ट पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन 13 है, 30 नंबर है, विशेष रूप से, अच्छा तो स्टेटमेंट था, 30 नंबर है, किस निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। ये बोले बायो इथेनॉल को ऊर्जा के एक नवीकरणीय स्रोत के रूप में वर्गीकृत करते हैं। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बायोइथेनॉल का एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसका कच्चा माल पौधे बार मतलब इसका कच्चा माल जो होता है पौधे या फिर बार इसको उगा सकते हैं, पहला सही है। सेकेंड है, ये गन्ना, बांस और फसल अवशेषों जैसे बायोमास के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पौधों में मौजूद शर्करा और स्टार्च का जब किण्वन किया जाता है तो इथेनॉल बनता है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर बायोइथेनॉल जो होता है पौधे बायोमास से बनते हैं और यहाँ पर पौधे की जो ऊर्जा का पुनर्चक्रित करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसे नवीकरणीय माना जाता है, इसलिए यहाँ पर दोनों बातें इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट है, दोनों व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 14 नंबर है, भारत में घरेलू वित्त और यहाँ पर उसके मूल्यांकन सर्वेक्षण के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण भारत का प्रमुख घरेलू वित्त सर्वेक्षण होगा। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, AIDIS, यही मतलब इसी की बात कर रहा है, भारतीय जो ऋण सर्वेक्षण है ना, इसमें बोला कि सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हर 20 साल में आयोजित किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सोचो, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि
जो ये है आमतौर पर हर 10 साल में आयोजित करते हैं, जैसे कि 2002 में हुआ, 12 में, फिर 19-20 के आसपास हुआ, ठीक है, 20 साल में नहीं। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के तहत एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तीसरी बात है, स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण में भूमिहीन कृषकों सहित सभी कृषि परिवार शामिल होते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण का दायरा बढ़ाया गया है ताकि यहाँ पर इसमें वे सभी परिवार शामिल हो सकें जो कृषि गतिविधियों से जुड़े हैं, भले उनके पास अपनी भूमि ना हो, राइट, भूमिहीन मजदूर हो तो भी। तो स्टेटमेंट यूपीएससी यहाँ से घुमा सकता है इस स्टेटमेंट से, इस वजह से पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन नोट कर लो पॉइंट को। ये सब देखो, जितने आप क्वेश्चन 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन कर रहे हो ना, इन सब टॉपिक को लिखते जाओ, साथ में की पॉइंट भी लिखते जाएगा जो मैं बताते जाएगा, ठीक है। एक पूरा अपना A4 का पूरा सेट लेके रख लो, हर डेली अपने चीज़ों को 20 क्वेश्चन वाले टॉपिक को अच्छे से नोट करते चलो। साथ में जो डेली टारगेट के मैं 9 क्वेश्चन देता हूँ वो भी नोट करते चलो, जो टॉपिक टारगेट बता रहा हूँ वो भी करो। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा यूपीएससी एग्जाम में क्या क्या पूछे गए, क्योंकि देखो क्वेश्चन वही पूछे जाने हैं, है ना। हम लोग लिमिटेड चीज़ें कर रहे हैं, पूरी चीज़ों को नहीं भर के कर रहे हैं कि रोज 50-50 60-60 क्वेश्चन आपको निकाल दे रहे हैं, है ना। इतना उतना नहीं, जो लिमिटेड 20 क्वेश्चन निकल सकते हैं अच्छे से, वो मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 15 नंबर है, केरल के शहरीकरण मॉडल के संबंध में विचार करना है। केरल शहरी नीति आयोग KUPC भारत का पहला राज्य स्तरीय आयोग होगा। पहला क्या होगा, 15 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि केरल ने अपना स्वयं का शहरी नीति आयोग केरला अर्बन पॉलिसी कमीशन जो है वो गठित किया है, जो देश के एक तरह का पहला राज्य स्तरीय प्रयोग होगा। इसका उद्देश्य भविष्य के शहरी विकास का खाका तैयार करना। केरल के शहरी आबादी का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से कम होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि केरल की शहरी आबादी का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल लगभग 47.7 है ना, 48 अप्रॉक्स मान लो शहरीकृत था, जबकि यहाँ पर भारत का जो औसतन लगभग है वो 31% था सिर्फ। और वर्तमान अनुमानों में केरल की अधिकांश आबादी शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेटा है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, टॉपिक पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 16, PPP मॉडल प्रकारों के संबंध में विचार करना है। बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल में निजी क्षेत्र अनिश्चित काल परियोजना का मालिक होता है और उसे संचालित करता है, और अक्सर उपयोगकर्ता शुल्क या लीज समझौतों के बदले में। पहला 16 का यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि BOO मतलब बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल में निजी जो कंपनी होती हैं परियोजना का निर्माण करती हैं और उनकी मालिक होती है, उसे यहाँ पर चलाती हैं और इसे स्वामित्व सरकार के पास वापस नहीं देती हैं, जैसा कि BOT मॉडल में होता है। सेकेंड बात है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट मॉडल में सरकार डिजाइन से लेकर संचालन तक सभी पहलुओं को संभालती है। ये बात गलत है, क्योंकि DBFO जो होता है, डिजाइन बिल्ड जो फाइनेंस ऑपरेट होता है, ये मॉडल में सरकार नहीं बल्कि यहाँ पर निजी क्षेत्र डिजाइन निर्माण वित्त पोषण और संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। सरकार केवल एक नियामक या रेगुलेटर के रूप में काम करती है और सेवा की गुणवत्ता निगरानी करती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है और दूसरा गलत है। पूछा कौन सा गलत है, तो 2। क्वेश्चन 17 है, नमस्ते योजना, इस पर मैंने पूरा टॉपिक आपको दिया था, ये काफ़ी इतना इंपॉर्टेंट था कि द हिंदू, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ मैगजीन तक में ये था, राइट। उसके बाद PIB में भी यहाँ पर मैंने शेयर किया था आपको, PIB जो आपको डेली टारगेट दे रहा था ना, उसमें भी टॉपिक दिया था। अगर डेली टारगेट आपने फॉलो किया होगा तो ये क्वेश्चन सही कर जाओगे 17 वाला, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा, नहीं रिवीजन है तो अभी गलत करोगे, साथ में UPSC वाले क्वेश्चन होंगे ना, वहाँ भी गलत करके आओगे, ठीक है। इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ कि जितना पढ़ रहा हो उसको एक बार रिवीजन जरूर करो। देखते हैं फिलहाल क्या होगा, क्वेश्चन करते हो सही कि नहीं। 17 का आपसे पूछूँ या मैं बता दूँ, चलो मैं आपको क्वेश्चन बता ही देता हूँ ना, कि आपको एक टेंशन दे दूँगा। चलो 17 के बारे में देखते हैं। 17 बोला है यहाँ से कि ये योजना जो है ये 2022 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया गया था। इस पर मैंने 3 क्वेश्चन बनाए थे और एक पूरा टॉपिक भी दिया था, याद होगा, किया होगा तो, नहीं किया तो छोड़ दो, 24 मई को देखना। आगे देखते तो पहले क्या होगा इसका स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट इसका जो होगा आपका क्या था, हाँ, नमस्ते योजना के बारे में है ना। तो नमस्ते योजना के बारे में जो पहला स्टेटमेंट होगा ना, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नमस्ते जो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन, है ना, इकोसिस्टम। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, राइट। ये मैंने बहुत बार, मुझे मैंने चीज़ बताई भी थी, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मैंने इतना भी याद है मुझे कि कैसे कैसे पॉइंट मैंने बताए थे। 3 क्वेश्चन मैंने, जो 2 क्वेश्चन भी समझ आ रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बताए थे, ये बताता हूँ मैं। इसे यहाँ पर जो NSKFD जो है इसके माध्यम से क्या है लागू किया जा रहा है,
ठीक है, और जो सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए काम करेगा। ये मैंने बताया था अभी, ये भी पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था कि ये पर सफाई जो कर्मचारी उनके लिए यहाँ पर उत्थान करने को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत लोग जो गटर वटर साफ करते हैं ना, जो नाली वाली साफ करते हैं नीचे घुस करके पूरा, है ना, तो उनको मरने का खतरा रहता है। तो इसको लेकर के यहाँ पर एक चांस लेकर थे कि इसके तहत यहाँ पर सफाई सही से की जाएगी। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये बहुत न्यूज़ में भी थी। सेकेंड बात है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड है, इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई संबंधित खतरनाक कार्यों में स्वच्छता कर्मचारियों में मैनुअल भागीदारी को खत्म करना। ये भी बात सही, मैंने तो आपको बताया है ना कि इस पर मैंने पूछा था, तो ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि शून्य मृत्यु दर करना इसको, इस चीज़ को लेकर ये सीवर सेप्टिक टैंक और सफाई को लेकर के मशीनीकृत करने पर जोर देता है, ताकि यहाँ पर इंसानों को कचरे से संपर्क में ना आना पड़े, है ना, सही बात है। तीसरा है, इसे योजना या ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ग्रामीण विकास मंत्रालय के पहल में आएगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आवास एवं शहरी मंत्रालय में संयुक्त पहल होगी एक, इसी की नहीं सिर्फ पहले, और इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल नहीं है। ग्रामीण का कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों की काम कर रहा है। ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, ठीक है, कि यहाँ पर ये शहरी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है, गाँव के लिए मतलब अर्बन रूरल के लिए नहीं होगा। और एक पॉइंट और बताया था कि यहाँ पर ये सिर्फ सफाई के लिए किया जा रहा है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो घुमाएगा नमस्ते योजना क्या है ना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि आप समझ जाओगे, ठीक है। ये बोलेगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर स्टार्ट किया गया, यहाँ पर सफाई स्वच्छता सफाई के लिए यहाँ पर किया गया था कार्यक्रम, जो गलत हो जाएगा और यहाँ से आपका नंबर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए कहता हूँ डीप से अच्छे से पढ़ो। आंसर क्या होगा आंसर इसका, 1 2 करेक्ट है दोनों, बी आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण एनआईसी 2025 में एनआईसी 2008 को अपडेट करते हुए जारी किया है। आंसर हो जाएगा 10 का करेक्ट आंसर सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, है ना, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एनआईसी क्या है, मानक वर्गीकरण, जिसका उपयोग भारत में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के आंकड़े एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। चूंकि यहाँ पर देशों में सांख्यिकी और डेटा का मुख्य कार्य सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के पास होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वही यहाँ पर इसे समय समय पर अपडेट करता रहता है। और 2025 में अपडेट जो है नई उभरती डिजिटल जगत की उसकी गतिविधियों को अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए की गई थी। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, इसमें बोला ई रुपये से संबंध में विचार करना। ये भी टॉपिक मैंने आपको डेली टारगेट में दिया था, पीआईबी में न्यूज़ में था, ठीक है। ये बोला कि ई रुपये आरबीआई द्वारा डिजिटल रूप से जारी किया गया एक कानूनी निविदा है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि ई रुपये जो है या ई रुपया जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी इसको बोलते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है, और ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि यहाँ पर कानूनी निविदा लीगल टेंडर जिसको बोलते हैं ये है, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास मौजूदा 100 रुपये का नोट होगा। काफ़ी अच्छा है, इसको ई रुपये है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इसको यूज करो, काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप इसका पेमेंट जैसे कि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपके पास एक तरह से हार्ड टाइप में करेंसी मान सकते हो, राइट, ज़्यादातर जगह यूज़ होता है। जैसे स्कैन कर दो नॉर्मली हम लोग पे करते हैं ना, वैसे ही है। अभी आरबीआई काफ़ी ऐड भी किया है इसको लेकर के आरबीआई ने, ठीक है, तो अच्छा एप्लीकेशन कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो पहला करेक्ट है। सेकंड, ये समतुल्य पर फिएट मुद्रा बैंक नोट नगद उसके साथ एक विनिमय योग होता है। सेकंड बात भी करेक्ट होगी, इसका मूल्य आपके बैंक नोट के बराबर ही होगा। यदि आपके पास 500 रुपये का डिजिटल ई रुपया है तो अगर आप उसे बैंक में देकर भी यहाँ पर 500 रुपये का नोट लेंगे तो वहाँ पर दे देंगे वो लोग, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट हैं। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आप बैंक में भी कर सकते हो, ये अच्छा है यहाँ पर, है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास अकाउंट में 5000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, मैं बैंक जाता हूँ, इसमें 1000 रुपये अपना डिजिटल जो है ना इसमें ऐड कर लिया हमने 5000 रुपये, तो क्या करेंगे डायरेक्ट हम देके इसको ले सकेंगे। आपको ना अब ऐसे कर जाओगे बैंक में तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो आपके पास एटीएम नहीं कुछ नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जाओ, फिर आप कागज़ भरो, फिर लाइन पे लगो, फिर बताओ, है ना, कागज़ भरने से बचोगे, चीज़ों को साइन करने से बचोगे, वेरिफिकेशन बचोगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ है ये दिखाओगे, आपको वो वेरिफिकेशन करेंगे, 500 का नोट आपको दे देंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, करके देख सकते हो। तो देखो दोनों बातें यहाँ से क्या होगी, ई रुपये के बारे में पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात फीस का करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, गलत पूछा है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। आंसर क्या होगा, 19 का डी करेक्ट है, क्योंकि दोनों सही है, वहाँ पे गलत पूछा था। क्वेश्चन 20 है, डिलीवरी सेवाओं पर कराधान संबंध में जीएसटी परिषद के हालिया जो संबंध है उस पर विचार करना है। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली डिलीवरी सेवाओं पर अब 18% जीएसटी लगता है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जीएसटी परसेंट हाल ही भी स्पष्टीकरण के अनुसार जैसे स्विगी हो गया, है ना, जोमेटो, ब्लिंकिट हो गए, जैसे ऑपरेटर पर द्वारा चुनी जाने वाली डिलीवरी सेवाओं में चार्ज अब यहाँ पर 18% लागू होगा।
ये भोजन पर लगने वाले टैक्स को अलग से सेवा शुल्क लगाने वाला टैक्स है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति किए गए भोजन पर 18% जीएसटी लगता है, जबकि रेस्तरां जो रेस्टोरेंट है उसके द्वारा सीधे आपूर्ति किए गए भोजन पर 5% लगेगा। सेकेंड बात गलत बता रहे हैं, क्योंकि देखो भोजन पर जीएसटी दरें नहीं बदलती हैं, वो चाहे आप ऑनलाइन खाओ चाहे वहीं पे जाके खाओ, ठीक है। यदि आप ई कॉमर्स जैसे जोमेटो इसके माध्यम से आप जैसे कि किचन में रेस्टोरेंट में मंगाते हैं तो भोजन पर लगने वाला जो टैक्स है ना, अभी भी आप तौर पर 5% ही है, राइट, याद रखना है। 18% की दर मुख्य रूप से सेवा शुल्क या प्लेटफॉर्म शुल्क पर ही लागू होगी, राइट। जो प्लेटफॉर्म शुल्क अगर यूज करेंगे तो हमारे अलग होगा, लेकिन यहाँ पर जो जाएंगे तो वहाँ पर 5% ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट से बचना है कि 18% ही लगेगी, क्योंकि वहाँ पर इसमें आने जाने का चार्जेस प्लस वो सब चार्जेस जो होते हैं ना वो ऐड होते हैं, राइट। तो यहाँ से जीएसटी जो है वो भी यहाँ से बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर आप व्हीकल यूज कर रहे हो, है ना, उसको लेकर के सब पूरे मिला करके यहाँ पर उन्होंने जो टैक्स लगाया वहाँ पर 18% कर दिया। तो जो 20 का आंसर हो जाएगा, 1 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, दूसरा गलत होगा, एक यहाँ से सही आंसर है। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन इससे खत्म हो गए, राइट। आप 20 टॉपिक के 20 क्वेश्चन अच्छे से यहाँ से कवर करो, है ना, एक एक टॉपिक को कवर करो। यहाँ पे जाके जैसे कि यहाँ पे इतना पढ़ा, और यहाँ पे डेली टारगेट जरूर ज्वाइन करो, डेली टारगेट में ज्वाइन क्या करो, आप इसको फॉलो करो, ठीक है। आपको यहाँ से पीआईबी का पूरा टॉपिक दिए जाते हैं, आप 9 क्वेश्चन वहाँ से कर पाओगे, प्लस यहाँ पे अगर अच्छा अपना पेपर करना चाहते हो तो इन सब चीज़ों से जुड़ो, ठीक है। बाकी आप पूरे यूट्यूब में घूमते रहो, करते रहो, और जब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए तो आप मुझे बताना, ठीक है, कि हाँ मेरे क्वेश्चन मैं पूरे दिन यूट्यूब से पढ़ता रहा। मैं भी नहीं कहता पूरे दिन आप यूट्यूब से मेरे चैनल पे पढ़ो, मैं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरे दिन की क्लास भी नहीं लेके आता मैं तो बस टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर वो, और यहाँ से जो अपने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ इतना, और डेली टारगेट। मैं तो ये भी नहीं कहता कि मैं टॉपिक कराता जा रहा हूँ, आप इनको लिस्ट करता हूँ, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं निकाल के लेके आता हूँ कि आप लोग के साथ यहाँ पर रख सकूँ चीज़ें, ठीक है। अभी मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं क्या करूँ, जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिर्फ 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मैं लाऊँ, 200 क्वेश्चन लाऊँ, ठीक है। टाइम मिलता है तो मैं लेके आऊँगा वो भी, ठीक है। बाकी रिवीजन तैयारी आपको करना है, क्वेश्चन में ढूंढ के लाना, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं करंट के। अभी हम लोग का टारगेट 10 तारीख को फिनिश हो जाएगा, 10 तारीख के पहले पहले हम लोग का टारगेट खत्म होगा, ठीक है। तो जो टाइम बचेगा उस बीच हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की आपकी लिस्ट देंगे पढ़ने की। तो टारगेट में बने रहो और टेलीग्राम पर जुड़े रहो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।